यूपी में तीसरे दौर की वोटिंग हो चुकी है, 61% के करीब मतदान हुआ है। एक बार फिर से जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, और जिस तरह से मायावती जी ने साफ साफ कहा है, और पहली बार उन्होंने कहा है, आंकड़े दिए हैं कि बीएसपी 300 सीटें जीतेंगी। हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो 300 सीट जीतने का दावा किया है उसके पीछे क्या लॉजिक है, और तीसरे दौर में जो 2% कम वोटिंग हुई है उसके पीछे उनकी क्या राजनीतिक समझ कहती है। सर, जो पहला सवाल कि पहली बार 3 फेज के वोटिंग के बाद वो खुद वोट डालती हैं, उसके बाद इस तरह का वो बयान कम देती हैं, लेकिन वो बाहर आई और पहली लाइन कि बीएसपी पूर्ण बहुमत नहीं 300 सीटें के करीब जीतने जा रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बसपा सुप्रीमो ने जो तीसरे चरण के चुनाव वोट पड़ रहे थे, और जब उन्होंने अपना मत कास्ट किया और उसके बाद जब मुखातिब हुई रिपोर्टरों से, तो बड़े हंसमुख अंदाज में उन्होंने ये बात कही कि बसपा जो है इस इलेक्शन में कम से कम 300 सीटें जीतेगी। और बाद में उन्होंने इस बात को और इस तथ्य को रेखांकित किया कि मैं इस बात को हवा हवाई के रूप में नहीं कह रही हूं। जिस प्रकार सपा और भाजपा और कांग्रेस वाले हवा हवाई बातें करते हैं, मैं उस आधार पे इसको नहीं कह रही हूं कि केवल एक ये चुनावी जुमला है। मेरी जो चुनावी रैलियां हो रही हैं, और आप जान रहे हैं चुनावी रैली पूरे प्रदेश की नहीं हो रही है, 4-5 सीटों को मिला करके, 4-5 जिलों को मिला के रैलियां हो रही हैं। उन रैलियों में जिस प्रकार से उनके समर्थक उमड़ रहे हैं, और उन्होंने खुद बहुत सारी रैलियों में कहा कि मैं देख सकती हूं कि कम से कम 1 किलोमीटर लंबी जो जन सैलाब, 1 किलोमीटर जन सैलाब है वो दिखाई पड़ रहा है। उस आधार पर उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से उनके अनुयायियों में और जो जर्नल जनता है उसका जो उत्साह है, उस आधार पर, और एक नेता का ये जो आभास है, मैं इसको सही मानता हूं। क्योंकि नेता को जो उसके सपोर्टर हैं, जो उसकी जनता है, और जो सिटीजन्स होते हैं, जो उस जिले के या उस समाज के रहने वाले होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को वो समझता है कि वह किस प्रकार से उसकी मीटिंग्स में आ रहे हैं, और कब वो ताली बजा रहे हैं, कब वह हर्षो उल्लासित दिख रहे हैं। इस आधार पर मुझे लगता है बसपा सुप्रीमो ने यह दावा किया है। और मैंने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, मैंने बहुत बार उनको सुना है, कभी भी उन्होंने इस प्रकार का जुमला प्रयोग नहीं किया, और न कि उन्होंने रिजल्ट पर बात करी, बल्कि वो अपना काम करती थी। और पहली बार उन्होंने ये बात कही है, तो इसके दूरगामी परिणाम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और इसका आने वाले समय में मुझे लगता है कि 11 मार्च को ही इसका फैसला हो सकता है। लेकिन यह उनके कॉन्फिडेंस को बताता है, यह बताता है कि बसपा एक मजबूत धरातल पर खड़ी है। अन्य दलों के हिसाब से अगर उसको कंपेयर किया जाए, तो बसपा सुप्रीमो, बकौल बसपा सुप्रीमो मायावती जी के शब्द के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, वह उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं उनमें एक मजबूत आधार लिए हुए खड़ी है। लगभग 200 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, क्रूशियल है। क्या लगता है कि तीसरे फेज में आके वो दावा करती हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं 300 सीटें, तो क्या गणित उन्होंने सोचा होगा, क्या कैलकुलेशन होगा उनकी तरफ से? देखिए, तीसरे फेज को हमें समझना पड़ेगा। तीसरे फेज में आपने, जैसा कि सभी लोग अब तक जान गए हैं, कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के जो तीसरे चरण के चुनाव थे, 12 जिले थे, और जिसमें 69 सीटें थीं। और इन 12 जिलों में अगर आप देखेंगे तो लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, उसके बाद कानपुर शहर, कानपुर देहात,
फिर उसके बाद अब चले आते हैं जो बेल्ट कहा जाता है यादव बेल्ट, जिसमें औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई और जो क्या बोलते हैं मैनपुरी, ये सब जो इलाके आते हैं, इन सब को लेकर के एक बहुत बड़ा जो है वोट स्थापित होता है। अब इस चुनाव क्षेत्र के अंदर देखें कि पिछले बार 2012 में जो सपा थी उसने 69 में से 55 सीटें जीती थी, यानी कि सबका सुपड़ा साफ हो गया था और बसपा केवल 6 सीटें जीत पाई थी। इसलिए यहां पर जो लड़ाई तीसरे चरण में दिखाई पड़ी वह सपा और बसपा के बीच में दिखाई पड़ रही है। अब ये तीसरा चरण था जिसके अंदर आप देखेंगे कि सीतापुर, बाराबंकी और यहां तक कि लखनऊ और फर्रुखाबाद, इन सब एरिया के अंदर बसपा पहले से बहुत मजबूत होकर के उभरी है। सपा का अपना गढ़ है जिसके अंदर उसको अपना वोट मिलेगा। तो मेरा जो अनुमान है कि उनकी जो 55 सीट हैं वो बहुत कम होंगी और बसपा की सीटें आपस में बढ़ेंगी। क्योंकि जो दलित और मुस्लिम और पिछड़ा इत्तेहाद जो बनाने की कोशिश की और उसमें जो ब्राह्मण समाज का भी अपना योगदान है इस एरिया के अंदर, जो उन्नाव होगा, उन्नाव के अंदर जिसे कहना चाहिए लखनऊ में आपको जो मोहनलालगंज वगैरह एरिया है वहाँ पर ब्राह्मणों का अपना वोट है। सरोजनी नगर जैसा क्षेत्र है जहाँ पर क्षत्रियों का वोट है। तो ये जो एक बसपा ने एक समीकरण बनाया है, सर्व समाज का समीकरण, जिसमें उन्होंने दलितों को, उन्होंने मुस्लिम समाज को, पिछड़े समाज को 116 टिकट दिया, ब्राह्मण समाज को 66 टिकट दिया, क्षत्रिय और अन्य समाजों को 36 टिकट दिया। तो इस प्रकार का जो सप्तरंगी उन्होंने युग्म बनाया, समीकरण बनाया, सामाजिक समीकरण, उसको देखते हुए अब की तीसरे चरण में बसपा की सीटें कम से कम ये 30 के ऊपर जा रही हैं, जैसा कि विपक्षी बता रहे हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये विपक्षी लोग कह रहे हैं कि बसपा बहुत अच्छा कर रही। तो पहले चरण के अंदर बसपा को मतलब एक तरह से एक तरफा स्विंग है, सेकंड उसके अंदर भी बसपा के लिए एक तरफा स्विंग है और उसके जो मुस्लिम इदारे हैं, जो मुस्लिम इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो कल्ब जब्बाद हों, चाहे वो मशाइख बोर्ड हो, चाहे वो उलेमा काउंसिल हो, इन सब का जो सपोर्ट, और फिर यूथ दूसरी तरफ से, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एसोसिएशन का जो हो, इन सब ने जो मिलकर के अपनी आवाज़ दी है, उससे मुस्लिम समाज के अंदर बसपा के समक्ष एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है और सपा से जो नाराजगी इस तीसरे चरण में दिखाई दी, स्पेशली वोट बढ़ता हुआ। और जब उनके चाचा शिवपाल यादव स्वयं कह रहे हों कि जसवंत नगर के अंदर उनके जो सपोर्टर्स हैं उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे कि विघ्न पड़ा वोटिंग में, तो हर जगह आप देखेंगे वोट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो भाजपा है उसको मार झेलनी पड़ रही है कि वो बाहर से कैंडिडेट लाया। लखनऊ के अंदर 3 कैंडिडेट बाहर से आयातित हैं, वो कांग्रेस से चाहे बहुगुणा को लाया हुआ हो, चाहे बसपा से पाठक को लाया गया हो, चाहे वो जो है तीसरा कैंडिडेट आप देखिए आयात करके लाए हैं बिहार और फिर बलिया और स्वाति सिंह को लड़ा रहे हैं सरोजनी नगर से। तो इन लोगों की जमीनें नहीं हैं वहां पर, इसलिए कहीं ना कहीं यह जो राउंड है इसके अंदर संघर्ष है बसपा और सपा के अंदर। और उस आधार पर भी मुझे लगता है, उस आधार का भी संज्ञान बसपा सुप्रीमो ने लिया कि तीसरे चरण के बाद एक तरह से बसपा की लहर चल रही है और विशेषकर
उन एरिया के अंदर जहां पर कभी उसका जो है आधार कमजोर हुआ करता था। एक आखिरी सवाल सर कि एक परसेप्शन था शुरू में जो मीडिया ने दिखाया ओपिनियन पोल, अब लगातार अखबार हो और सारे टेलीविज़न जो हैं वो तीसरे फेज के बाद बीएसपी के पक्ष में बात करने लगे हैं। तो लग रहा है कि 4 फेज का भी चुनाव बचा हुआ है। बीएसपी जो मीडिया के मामले पर जो परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही थी, अब उनको भी लगने लगा है कि ओपिनियन पोल की साख बचानी हो तो कम से कम 4 फेजों में बीएसपी की बात की जाए। जी देखिए, एक तो 2 बातें समझनी पड़ेगी इस फेज के बाद, या इस फेज में चौथे फेज के लिए जब हम जा रहे हैं, जिस प्रकार से जो अन्य दल हैं, सपा एक तरफ और भाजपा एक तरफ, जिस प्रकार से वह पर्सनल आक्षेप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर यह नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। नितांत विचारधारा का नितांत अभाव नजर आ रहा है इन दलों में, और बाकायदा एक तरह से बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, जिससे कि वह प्रदेश के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, बल्कि प्रदेश के विपक्ष के लीडरों के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा के अंदर जो धरातल है वो खिसक रही है, और इसलिए वह एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, पर्सनल प्रहार, व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राहुल की एक्टिंग करना और फिर राहुल को इनको जवाब देना, मुझे नहीं लगता है कि यह राजनीति का वह मरहला या वह लेवल है जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। यहां पर सचमुच अगर लड़ाई है तो विचारधाराओं की लड़ाई है जो बसपा प्रस्तुत करती है। अब यहीं पर खड़ा हो जाता है कि मीडिया जब तक दिल्ली में बैठा हुआ था, उसके रिपोर्टर और उसके एंकर्स दिल्ली में बैठे हुए थे, तो वह राष्ट्रीय दलों के जो भारी भरकम ऐड हैं उनके बोझ के तले कहीं दबे हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं उनको ग्रासरूट पर जो अंडर करंट, और वैसे भी अब बसपा का जो वोटर होता है, जो सपोर्टर होता है, वो दबी जबान से बात करता है, और उसके अंदर जो अक़लियत समाज का वोट है वो भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है, वो बोलता नहीं है, वो उसी दिन बोलता है। तो मुझे लगता है कि अब ग्रास रूट पर जो हवा चल रही है, जो बयार चल रही है, उसको जो कैमरामैन है, जो रिपोर्टर है, आज भी आप परसेप्शन की डिबेट में बसपा को नहीं देखेंगे। आप आज भी अखबार उठा लीजिए, उसके कंटेंट को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ श्री मोदी जी की रैली होगी, दूसरी तरफ अमित शाह की रैली होगी, और तीसरी तरफ जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बसपा की रैली, बसपा सुप्रीमो की रैली गायब होगी, और बसपा के ऊपर किसी और अन्य लीडर की खबर नहीं छपेगी, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हो, या मुनकाद अली हो, या अतहर अली हो, उनकी कभी भी जो है खबर नहीं छपेगी। वो जो एक एक दल है, भाजपा के कई लीडरों की छपेगी खबर, कांग्रेस की और सपा के कई लीडरों की खबर छपेगी, लेकिन इन बसपा की खबर नहीं छपेगी। तो यह कहीं ना कहीं एक प्रकार से सोची समझी साजिश है, जो मुख्य धारा का कॉरपोरेट मीडिया है वो बसपा को परसेप्शन, जो एयर टाइम होता है, उस डिबेट में हराना चाहता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, बहुजन समाज की जनता मीडिया के इस खेल को समझेगी और एक सही उत्तर देगी आने वाले चुनाव के रिजल्ट्स में। तो ये थे प्रोफेसर विवेक कुमार, जो लगातार नज़र रखे हुए यूपी चुनाव पर और नेशनल दस्तक पर लगातार हमारी बातचीत हो रही है। तीसरे दौर की वोटिंग हो चुकी है, और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया कि 300 सीटें जीतेंगी, तो एक अहम बयान है उनका, और इस बयान को साबित 11 मार्च को फैसला आने के बाद पता चल जाएगा
कि उनके इस दावे में कितना दम है, लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहा है, जो नेशनल दस्तक के रिपोर्टर भी जा रहे हैं और तमाम मीडिया चैनल्स पे भी बात होने लगी, अखबारों में बात होने लगी है कि जो अंडर करंट है वो जरूर एक पार्टी के पक्ष में बह रहा है। और जिस तरह से हेवी वोटिंग हो रही है उससे भी साफ है कि बहुमत की सरकार किसी की बन सकती है और वो वोट जो है वो एक तरफा किसी दल की तरफ जा सकता है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, JNU, दिल्ली।